तो दोस्तों आज हो गया 8 सितंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में जोर आजमाइश तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर सवाल उठाए हैं। लोजपा के बिहार संसदीय दल के कई नेताओं ने पार्टी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ने की मांग की है। हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में हुई बिहार संसदीय दल की बैठक में अधिकतर सदस्यों की राय थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। पार्टी के एक नेता ने बताया कि बैठक में सदस्यों का कहना था कि लॉकडाउन और बाढ़ से नीतीश कुमार की छवि पर नकारात्मक असर पड़ा है। इसके साथ ही पार्टी ने 143 सीट पर अपने उम्मीदवार जल्द से जल्द तय करने का भी फैसला किया है। आज की दूसरी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक बार फिर से ऐलान किया है कि बिहार में जब तक हमारी सरकार है शराबबंदी से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। राज्य की महिलाओं और युवाओं की मांग पर हमने शराबबंदी कानून लागू किया। इस कानून को लागू होने के बाद कुछ लोगों को परेशानी हुई, वही लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, बाकी सभी लोग इससे खुश हैं। राजधानी पटना में आयोजित जेडीयू के वर्चुअल संवाद के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने ये बात कही है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रशासन के अंदर और बाहर कुछ लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ करते हैं, उन पर हमारी नज़र है। नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी के बाद अवैध काम में लगे सरकारी अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई हुई। अब तक 322 सरकारी सेवकों पर प्राथमिकी हुई है, जबकि 159 लोगों को बर्खास्त किया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि भागलपुर दंगा में लोग कुछ नहीं कर पाए थे। हमारी सरकार आते ही हमने पूरे मामले की जांच करवाई और मृतक के परिवार को 5000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से पेंशन दिया। मकान की क्षतिपूर्ति की। नीतीश कुमार ने लालू यादव का बिना नाम लिए पूछा कि आपने क्या किया आपकी जब सरकार थी। आज की तीसरी बड़ी खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मौजूदा समय में देश हर गलत दौर में आगे है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी सरकार देश को संकट में पहुंचाकर समाधान ढूंढने के बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है। हर गलत दौर में देश आगे है, कोरोना संक्रमण के आंकड़े हो या जीडीपी में गिरावट। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में एक दिन में कोरोना की रिकॉर्ड 90,802 मामले सामने आने के बाद सोमवार को इस बीमारी के कुल मरीजों की संख्या 42,04,613 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,016 लोगों की मौत के साथ मृतक की संख्या बढ़कर 71,642 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच जीडीपी में 23% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई का अनुमान था कि यह दर 16% तक गिर सकती है, लेकिन ताज़ा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आज की चौथी बड़ी खबर। राज्यसभा सांसद व आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। पुलिस के सामने पूर्व विधायक की हत्या कर दी गई है। इस मामले में सीओ की भूमिका संगीन है। इसकी उच्च स्तरीय जांच करवानी चाहिए और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि विधायक के परिवार से मिलकर लौटते समय उन्हें गैर कानून तरीके से हिरासत में लिया गया और धमकियां दी गई। संजय सिंह रविवार को पूर्व विधायक के परिवार से मिलने लखीमपुर खीरी गए थे। सोमवार को लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि जब मैं विधायक के परिवार से मिलकर वापस लौट रहा था तो सीतापुर में अटरिया में मेरे पीछे पुलिस लगा दी गई। गाड़ी में इंस्पेक्टर बैठा दिए गए और एक गेस्ट हाउस में ले जाकर रोक दिया गया। मेरे साथ बदसलूकी की गई और मेरे घर पर पुलिस भेजी गई। मेरी पत्नी को फ़ोन करके एक पुलिस अधिकारी ने धमकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक लड़ाई है, इसमें परिवार के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फिर यूपी के ब्राह्मणों, दलितों और पिछड़ों के ऊपर अत्याचार का आरोप लगाया और कहा है कि जब मैं इस मामले को उठा रहा हूँ तो मेरे खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हो गए हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने पीएम केयर फंड्स पर उठाए सवाल। देखिए, प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, दिल्ली में बैठा हुआ एक सेक्रेटरी ने कहा कि औरंगाबाद में इतने हॉस्पिटल्स हैं, उनको इतने वेंटिलेटर्स देने चाहिए करके। पाचोड़ जैसे हॉस्पिटल के ऊपर जहाँ पर बराबर से डॉक्टर्स नहीं, जहाँ पर बराबर से स्टाफ नहीं, तो वहाँ पर 10 वेंटिलेटर्स दे दिए गए हैं, जबकि उनकी कैपेसिटी वहाँ पर 2 वेंटिलेटर्स हैंडल करने की नहीं है। कुछ उसी तरह से कन्नड़ जैसे मुकाम के ऊपर 10 वेंटिलेटर्स दिए गए हैं। दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी ऐसे 10-10 वेंटिलेटर्स अगर मिलाकर अगर देखा जाए
तो ये वहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। अब अगर मैं आपको दूंगा तो आपको हैरानी होगी कि यहाँ पर एक वेंटिलेटर के लिए पेशेंट परेशान है कि मुझे वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। कहीं पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाओ या सरकारी अस्पताल में चल जाओ तो ये हाथ ऊपर कर देते हैं कि नहीं हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, और इसी दौरान पेशेंट की मौत हो रही है। कितने पेशेंटों की जान गई है क्योंकि उनको वेंटिलेटर्स नहीं मिले हैं। अब मैंने जो डेटा अपने लेवल के ऊपर जानकारी हासिल की थी, गंगापुर के अंदर इनको 10 वेंटिलेटर्स दिए हैं, तो सिर्फ 4 वहाँ पर लगाए गए हैं, 4 बंद पड़े हुए हैं, 4 लगाए ही नहीं गए हैं, और 2 वेंटिलेटर्स वहाँ से MGM हॉस्पिटल को दे दिए गए हैं। कन्नड़ के अंदर 10 वेंटिलेटर्स है, 10 के 10 बंद पड़े हैं, 10 के 10 का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं हो रहा है। वहाँ पर जिस तरह से इक्विपमेंट लाया जाता है, रखा जाता है, तो कन्नड़ के अंदर 10 वेंटिलेटर्स बंद पड़े हुए हैं। वैजापुर के अंदर टोटल 19 वेंटिलेटर्स आए हैं। अब आप वैजापुर के हॉस्पिटल में चले जाइए कि जिस हॉस्पिटल की कैपेसिटी वहाँ पर 3 वेंटिलेटर्स हैंडल करने की नहीं है, वहाँ पर 19 हॉस्पिटल। दिल्ली में बैठा हुआ कोई अधिकारी समझता है कि वैजापुर के अंदर एक हॉस्पिटल है तो चलिए PM केयर्स का फंड हमारे पास आया है, दे दीजिएगा। अब उसका इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मोदी जी को कोई लेना देना नहीं है, ना PM केयर्स फंड के मॉनिटरिंग के लिए कोई है। 19 वेंटिलेटर्स के अंदर से वहाँ पर सिर्फ 5 चालू है, 12 बंद है। ये किसी दूसरी जगह देने का है। तो ऐसे कुल मिलाकर ये वेंटिलेटर्स की अगर संख्या देखें, अगर ये पूरे के पूरे अगर वापस लिए जाए तो कम से कम 25 से 30 वेंटिलेटर्स आज यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ज़िला परिषद के CEO का कहना है कि हमने उनसे जब सवाल किया कि ये वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं तो ये क्यों इस्तेमाल नहीं, तो उन्होंने हमें एक ऐसा जवाब दिया कि नहीं, वो जो कंपनी है, वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो इंस्टॉल नहीं कर रहा है, वो इंस्टॉल करने के लिए आने वाला है। तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कोई भीख नहीं दिया है, ये कोई दान नहीं दिया है, ये कोई चैरिटी का काम नहीं किया है उसने, उसको गवर्नमेंट ने पैसा दिया है तब वो लाकर दिया है, और इस तरह से लाकर उसने कचरे की तरह यहाँ पर फेंक दिया है। और प्रशासन पूरी तरह से अगर गफलत में बैठा हुआ है तो इनको ये जवाब देना पड़ेगा। हमने जिलाधिकारी को ये कहा है कि ये फ़ौरन ये वेंटिलेटर्स लाए और इसका इस्तेमाल जल्द से जल्द करें। और कहाँ पे करना चाहिए? जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग गवर्नमेंट की बनी है, 150 करोड़ रुपये खर्चा किया गया है, वो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेटर्स लगाइए। और अगर वहाँ नहीं होता है तो महानगर पालिका ने मेल्ट्रॉन के अंदर अपना जो सेटअप बनाया है, जिसके ऊपर भी करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, तो वहाँ पर ये वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम 2 दिनों के अंदर जाकर ये पूरे वेंटिलेटर्स लाएंगे, कोशिश करेंगे कि इस घाटी या सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग को दे। और अगर वहाँ पर नहीं होता है तो आप इसको मेल्ट्रॉन के बिल्डिंग में, और अगर वहाँ पर भी इमीडिएट नहीं है तो उनका कहना था कि आप हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में ये लगाने की अनुमति दें करके, मीटिंग जनरल बॉडी। हमने कहा कि आप दीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल को अगर देना, लेकिन ये कौन मॉनिटर कर रहा है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल ये सरकारी मुफ्त का जो वेंटिलेटर उनको दिया गया है इसका फ़ायदा पेशेंट्स को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हमने इजाज़त दी है। अब देखते हैं कि प्रशासन किस सतर्कता के साथ ये 25-30 वेंटिलेटर्स का उपयोग करती है। ये बहुत अफसोसनाक बात है, बहुत दुर्दैव है इस बात का कि जब वेंटिलेटर्स नहीं थे, हमने खासदार निधि से मैंने खुद ने 6 वेंटिलेटर्स इनको दिया है। अगर मुझे ये पता रहता कि ये खैरात की तरह है तो बांटने वाले हैं, मुझे ये पता रहता कि ये वेंटिलेटर्स ऐसे ही पड़े धूल खाने के लिए पड़े रहने वाले हैं, तो मैं कभी भी है तो इस फंड का इस्तेमाल इस काम के लिए नहीं किया होता, कोई दूसरे काम के लिए किए गए होते। तो ये प्रशासन इसको गंभीरता से ले, यही हमारी विनती है। दूसरा ये है कि हमने प्रशासन से ये कहा है कि कौन कौन से मुद्दे हैं, फंड्स का मुद्दा है या और क्या क्या मुद्दे हैं, ये हमें इसकी जानकारी दे, ताकि हम ये बता सके कि औरंगाबाद की क्षमता इतनी ज़्यादा नहीं है कि दूसरे अलग अलग ज़िलों के पेशेंट्स यहाँ पर आए। आपको अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, चाहे वो नांदेड़ में हो, लातूर में हो, भीड़ में हो, उस्मानाबाद हो। अगर पूरे के पूरे पेशेंट्स यहाँ पर आने लगे तो औरंगाबाद के ऊपर बहुत बड़ा तान पड़ने वाला है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को एक्टिव करे कि ताकि वहाँ का पेशेंट्स यहाँ ना आए, और यहाँ के भी जो तालुके के हॉस्पिटल्स हैं, कन्नड़ के हॉस्पिटल को इतना एक्टिव करे कि कन्नड़ के हॉस्पिटल के पेशेंट को घाटी में आने की ज़रूरत ही ना पड़े, वैजापुर के पेशेंट को यहाँ पर आने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन सबका इंटरेस्ट चूँकि इसी के अंदर रहता है कि मशीन कितने में आ जाएगी, बिल्डिंग बना लिया जाएगा, तो सबका अपना अपना एक इंटरेस्ट यही रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबका कट रहता है, वो कट मिल जाता है तो सब खामोश हो जाते हैं। अब हॉस्पिटल वेंटिलेटर्स है
लेकिन वेंटिलेटर्स रहने के बाद अगर डॉक्टर्स ही नहीं है जो चलाने वाले हैं, नर्सिंग स्टाफ ही नहीं है, अब नर्सिंग स्टाफ के लिए उनको कुछ मिलता नहीं है, तो इनकी जो मांग है कि इन्होंने जो बैंकों से पैसा लिया हुआ है या जो जहाँ से भी लिया है उसका जो वसूली इनके लिए की जा रही है, और ये बैंड बजाने की इजाज़त मांग रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ इतनी ज़ोरों से आप लोग बैंड बजाएं कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आपके बैंड की गूंज बजनी चाहिए। उसके अंदर देखिए सब चीज़ खुल चुका है। अगर आप सरकार से अगर ये इजाज़त मांगेंगे कि हमको बैंड बजाने की इजाज़त दे, तो आपको कभी भी नहीं मिलने वाला है।